नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका संगीत गायन कक्षा 10वीं के पेपर सी जो कोड सी है उसमें स्वागत है। प्रैक्टिस सेट पेपर में आइए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आपसे गुजारिश है कि जो आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं, संगीत गायन या वादन पढ़ने वाले छात्र, वे तो इस जो वीडियो को ज़रूर देखें। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी वार्षिक परीक्षा है उसमें अच्छे अंक प्राप्त लेने में आपको ये सहायक सिद्ध होगी। आइए शुरू करते हैं। सामान्य निर्देश हैं वो मैं हर बार की तरह गुजारिश करूंगा बच्चों कि ये जो निर्देश हैं वो ज़रूर पढ़ लें आप, ताकि आपको पेपर करने में सहायता मिले, आपको पता चल जाए कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। वैसे तो जो अंकों का आवंटन है वो हर प्रश्न के सामने दे रखा है, परंतु फिर भी अगर आप जो परीक्षा है, जो लिखित परीक्षा है, वो सही, सुंदर और सही ढंग से करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, तानपुरे में कितनी तारें होती हैं? तानपुरे में कितनी तारें होती हैं? तो इसका ऑप्शन ए आना चाहिए, 4। तानपुरे में 4 तारें होती हैं। अगला प्रश्न, तानपुरे में जोड़े की तारें कौन सी कहलाती हैं? तानपुरे में जोड़े की तारें कौन सी कहलाती हैं? तो ये जो तानपुरे में 4 तारें होती हैं उनमें से जो जोड़ी की तार होती हैं वो दूसरी और तीसरी होती हैं, बीच वाली दोनों, दूसरी और तीसरी। तो ये ऑप्शन इसका बन जाएगा बी। ओके। तीसरा प्रश्न, जो गीत हैं किस संगीत के अंतर्गत आते हैं? गीत डैश संगीत के अंतर्गत आते हैं। गीत सुगम या भाव संगीत बोलते हैं इसको, उसके अंतर्गत ये आते हैं। तो इसमें खालिस्तान में आप लिख देंगे सुगम या भाव संगीत के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, डैश से राग का पूर्ण परिचय मिलता है? डैश से राग का पूर्ण परिचय मिलता है। तो राग का परिचय हमें कौन से गीत से मिलता है? लक्षण गीत से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम खालिस्तान में लक्षण गीत से हमें जो राग का है पूर्ण परिचय मिल जाता है। आइए अगला प्रश्न है, फिफ्थ प्रश्न। इसमें वही अभिकथन और कारण है, तो इसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मंदर सप्तक का चिन्ह स्वर के नीचे बिंदु होता है, ये सही है, तो इसको हम टिक कर देते हैं। मंदर सप्तक मध्य सप्तक से दुगना नीचे होता है, आवाज़ की दृष्टि से नीचे होता है, ये सही है दोनों। तो इसका जो है ऑप्शन वो बनेगा ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, सिक्स्थ प्रश्न। इसमें भी वही अभिकथन और कारण। तो इसमें सप्तक 3 प्रकार के मुख्य माने जाते हैं, ये बात सही है। 3 प्रकार के होते हैं सप्तक, मध्य सप्तक, मंदर सप्तक और तार सप्तक। दूसरा कारण, मध्य सप्तक में कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता, मतलब मध्य सप्तक के स्वरों के नीचे या ऊपर कहीं भी कोई चिन्ह नहीं लगता। तो ये ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो इसकी जो ऑप्शन बननी चाहिए वो बननी चाहिए ये ए वाली, कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न वही उचित मिलान वाला जो करना है आपने, तो वो इसमें तार सप्तक के चिन्ह ध्यान से देखने आपने। तार सप्तक के चिन्ह इस प्रश्न पत्र में जो सप्तक है या तानपुरा है उसके संबंधित ज़्यादा प्रश्न आए हुए हैं। तो तार सप्तक का चिन्ह क्या होता है? स्वर के ऊपर बिंदु। तो स्वर, इन चारों ऑप्शन में देखिए आप कि स्वर के ऊपर किसके ऊपर बिंदु है? चौथे ऑप्शन में माँ के ऊपर बिंदी लगी हुई, तो इसका मतलब ये कौन से सप्तक का स्वर है? तार सप्तक का। उसके बाद मध्य सप्तक के चिन्ह। मध्य सप्तक का चिन्ह क्या होता है? मध्य सप्तक का चिन्ह कोई चिन्ह नहीं होता, ना इसके ऊपर होता है चिन्ह, ना ही उसके नीचे। तो ये प्रथम इसकी ऑप्शन आ जाएगी। अगला जो है मंदर सप्तक के चिन्ह। मंदर सप्तक के चिन्ह हमें पता है कि स्वर के जो नीचे बिंदु होती है, तो ये पा के नीचे बिंदु लगी हुई है, ध्यान से देखना आपने, तो ये आ जाएगा इसका ऑप्शन। और अब क्वेश्चन भी आखिरी है और आंसर भी आखिरी है, तो उसका स्वर वही आएगा, आंसर वही आएगा। कोमल स्वर के चिन्ह होते हैं नीचे, स्वर के नीचे लेटी रेखा, तो ये ऑप्शन बन गई। तो इसके हिसाब से हमारे जो ऑप्शन आनी चाहिए वो आनी चाहिए इनमें से ये वाली, इनमें से चारों में से, तो चारों ऑप्शन में से ये ऑप्शन हमारी इसका उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, ये भी उचित मिलान वाला प्रश्न है। तो इसमें देखते हैं कि सम का चिन्ह, तो ये सम का चिन्ह है, वो आपको पता है कि सम का चिन्ह होता है वो क्रॉस का निशान होता है।
खाली का चिन्ह, खाली का चिन्ह भी आपको पता है कि जीरो का निशान होता है खाली के लिए। विभाग का चिन्ह, विभागों के खड़ी रेखा, ये देखिए ये खड़ी रेखा लगी है ना सामने आपके 2 नंबर के सामने। और मात्रा का चिन्ह, मात्राओं के चिन्ह के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों का प्रयोग करते हैं। तो इस हिसाब से जो आपकी ऑप्शन बनेगी इसकी, वो बन जाएगी ऑप्शन 4 नंबर। ऑप्शन को ध्यान से ढूंढ के और फिर भरना आपने, इन बातों का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सही कथन वाले प्रश्न। राग भीमपलासी का थाट काफ़ी है। तो राग भीमपलासी का थाट जो है वो काफ़ी राग से ही जनित है। राग भीमपलासी, उसमें गा और नी कोमल स्वर लगते हैं और बाकी जो स्वर हैं वो शुद्ध स्वर लगते हैं। तो ये इसकी ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 में ये भी वही प्रश्न है सही गलत वाला। तो हमने प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। राग खमाज का वादी स्वर धैवत स्वर है। राग खमाज का वादी स्वर धैवत स्वर नहीं होता। राग खमाज का जो वादी स्वर है वो गंधार होता है। तो ये क्या है, गलत है। तो इसके गलत के ऊपर टिक कर देंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 खंड 2 में पहुंच चुके हैं हम। प्रश्न नंबर 11, गीत किस संगीत के अंतर्गत आता है। गीत किस संगीत के अंतर्गत आता है। तो ये पहले भी आया हुआ है, खाली स्थान में था इसका उत्तर। तो किसके अंतर्गत आता है, सुगम संगीत या भाव संगीत। सुगम या भाव संगीत के अंतर्गत, भाव संगीत के अंतर्गत आता है। गीत, गजल, भजन, ये जो है भाव संगीत की विधाएं हैं। ओके, 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं अगले पे। कौन से गीत से राग का संपूर्ण परिचय मिलता है। कौन से गीत से राग का संपूर्ण परिचय मिलता है। तो हमें लक्षण गीत से किसी भी राग का संपूर्ण परिचय हमें मिल जाता है। संपूर्ण परिचय लक्षण गीत से हमें मिलता है कि संबंधित राग का थाट कौन है, उसका जाति क्या है, उसका वादी समाधि क्या है, उसका गायन समय क्या है। तो ये हमें लक्षण गीत से पता चल जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 के ऊपर। सरगम गीत को और किस नाम से पुकारा जाता है। सरगम गीत को और किस नाम से पुकारा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि सरगम गीत के अंदर सरगम गीत के अंदर केवल स्वर का प्रयोग करके उनको तालबद्ध करके लिखा जाता है या गाया जाता है। तो इन सरगम गीत का दूसरा नाम है स्वर मालिका। स्वर मालिका, स्वर मालिका, या एक नाम और भी है उसका, वो नाम है सुराव्रत। सुराव्रत, सुरा वय के पैर में रय की मात्रा, तय सुराव्रत। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, किसी एक राग से दूसरे राग की छाया आए तो क्या कहलाता है। किसी एक राग में दूसरे राग की छाया आए तो उसे क्या कहते हैं। उस राग को कहते हैं छायालग राग। उस राग को क्या कहते हैं, छायालग राग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, जिस राग में किसी अन्य राग का मिश्रण न हो क्या कहलाता है। मतलब जिस राग में शास्त्रों के अनुसार उसी राग के स्वरों का प्रयोग किया जाए तो वो राग कहलाता है शुद्ध राग। शुद्ध राग, शुद्ध राग कहलाता है। जिस राग में किसी अन्य राग का मिश्रण न किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, शुद्ध राग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, जिस राग में कई रागों का मिश्रण हो क्या कहलाता है। जिस राग में 2 या 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो तो उस राग को हम कहते हैं संकीर्ण राग। क्या कहते हैं, संकीर्ण राग। क्या कहते हैं, संकीर्ण राग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, किसी राग के किसी ताल के सम से लेकर अंतिम मात्रा तक के पूरे एक चक्कर को, सम से लेकर अंतिम मात्रा तक के पूरे एक चक्कर को क्या कहते हैं, उसको चक्कर को कहते हैं आवर्तन। क्या कहते हैं, आवर्तन। सॉरी, क्या कहते हैं, आवर्तन। आवर्तन कहते हैं। तय के ऊपर रय की मात्रा आएगी, आवर्तन। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। 18, 4 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो 4 ताल में हमें पता है कि 4 ताल के अंदर 12 मात्राएं होती हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर
19 के ऊपर पंडित जसराज के जीवन की मुख्य बातों का वर्णन करें, या किशोरी मोनकर के संगीत की कुछ मुख्य बातों, संगीत जगत की मुख्य बातों का वर्णन करें। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर मैंने जो बी कोड के जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें दे रखा है। अगला प्रश्न है संगीत ग्रंथ नाट्यशास्त्र के किन्हीं 4 अध्यायों के बारे में वर्णन करें। तो ये प्रश्न भी आप वहीं से देखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 तानपुरे को मिलाने की विधि का वर्णन करें। तानपुरे को मिलाने की विधि का वर्णन करें। तो मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। तो तानपुरा को मिलाने की विधि का वर्णन का जो उत्तर है ये आप ध्यान से पढ़ लें। तो तानपुरा या तंबूरे के 4 तार होते हैं, जिनमें से पहला तार मंद्र सप्तक के पंचम से मिलाया जाता है, उसके नीचे आपने बिंदु जरूर लगानी है। तानपुरे का दूसरा व तीसरा तार जोड़ी का तार कहलाता है तथा दोनों तार मध्य सप्तक के षड्ज से मिलाए जाते हैं। तानपुरे का चौथा तार मंद्र सप्तक के षड्ज से मिलाया जाता है। इस प्रकार तानपुरे के चारों तार मंदरपा, मध्यसा और मंदरसा इन चारों स्वरों से मिलाए जाते हैं। परंतु यदि किसी राग में पा स्वर वर्जित हो तो उस समय तानपुरे की पहली तार को मंद्र सप्तक के मध्यम से मिलाया जाता है। ऐसा राग मालकोंश को गाते समय किया जाता है। महिलाओं का तानपुरा भी इसमें दिया गया है, तो आप इसको भी ध्यान से पढ़ लें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। राग वृंदावनी सारंग का शास्त्रीय परिचय लिखें और राग वृंदावनी सारंग का छोटे ख्याल का स्वरलिपिबद्ध कीजिए। अगला प्रश्न है राग भीम पलासी का परिचय दें। रूपक ताल का 1 व 2 गुण लिखें। तो राग भीम पलासी का परिचय मैंने पेपर ए कोड की वीडियो में डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं वहाँ से। मैं अब आपको अगले PDF फाइल के पास लेके जा रहा हूँ, PDF स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ, जिसमें आपको राग वृंदावनी सारंग का परिचय और रूपक ताल का 1 गुण और 2 गुण मैं आपको साथ अटैच कर रहा हूँ। ये देखिए प्यारे बच्चों, राग वृंदावनी सारंग थाट काफ़ी जाति ओडव वर्जित स्वर गा और धा। अवरोह स्वर इसमें जो प्रयोग होंगे वो अवरोह में नी कोमल, शेष स्वर शुद्ध। इसके अंदर जो वादी स्वर है वो ऋषभ है और संवादी स्वर है जो है पंचम है। गायन समय दिन का दूसरा पहर। न्यास के स्वर सा रे पा। इसकी प्रकृति जो है वो गंभीर है और जो संप्राकृतिक राग है वो है सुर मल्हार। इसके जो आरोह अवरोह और पकड़ है सारे मा पा नी सा नी पा मारे सा। पकड़ रे मा पा नी पा मारे सा। इसकी जो बंदिश है ये देख लीजिए। बन बन ढूंढन जाऊं कि तू छिप गए कृष्ण मुरारी। इसकी स्वरलिपि भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो वृंदावनी सारंग के छोटे ख्याल की स्वरलिपि है। ये देखिए स्वरलिपि आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में उतार भी सकते हैं। राग वृंदावनी सारंग ये कंप्लीट हो चुका है। ताल रूपक का परिचय। ताल रूपक में कुल 7 जो है ताल रूपक है, उसके अंदर आप जो याद कर सकते हैं यहाँ से मात्राएं 7 विभाग 3 मात्राओं के 3 विभाग। सम पहली मात्रा पर, ताली चौथी और छठी मात्रा पर, खाली पहली मात्रा पर। तो ये तबले की ताल है, ये आप परिचय याद कर सकते हैं और इसका जो 1 गुण और 2 गुण है वो आप ये कर सकते हैं। इसके जो बोल हैं वो तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। ठीक है, तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज हमने जो पेपर जो सी कोड है उसको आज हमने सॉल्व कर लिया है। तो इस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और अपने संगीत पढ़ने वाले दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करेंगे और इस वीडियो के से लाभ उठाकर आप अपनी आगामी परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करने वाले हैं। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।